1973 में एक फिल्म आई थी, द एग्जॉर्सिस्ट। शायद ही कोई होगा जिसने इसका नाम ना सुना हो। इस फिल्म ने न सिर्फ लोगों को डराया, बल्कि हॉरर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि ये खौफनाक कहानी किसी की कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना थी, एक ऐसी हकीकत जो फिल्म से भी कहीं ज्यादा पेचीदा और डरावनी थी। तो चलिए आज इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, फिल्म में कहानी एक 13 साल की बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन असल जिंदगी में जिसके साथ ये सब हुआ वो एक 13 साल का लड़का था। जी हाँ, ये एक लड़के की कहानी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? मतलब एक लड़के की सच्ची कहानी को फिल्म में एक लड़के की कहानी बनाकर क्यों पेश किया गया? देखिए, इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही गहरी और जरूरी वजह है जो इस कहानी के आखिर में सामने आएगी। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में और अंदर चलते हैं। ये असली घटना है साल 1949 की, जो अमेरिका के मैरीलैंड में हुई थी। इस केस को आज भी द मैरीलैंड केस के नाम से जाना जाता है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में था एक 13 साल का लड़का, जिसकी पहचान को छिपाने के लिए उसे एक नकली नाम दिया गया, रोलैंड डो। तो इस पूरी सच्ची कहानी के जो मेन किरदार थे वो 4 लोग थे। सबसे पहले रोलैंड डो, वो 13 साल का लड़का। फिर विलियम ब्लैटी, वो लेखक जिन्होंने इस पूरी घटना पर रिसर्च करके एक नॉवेल लिखी। और फादर विलियम वार्डन और पी वॉल्टर, ये वो 2 पादरी थे जिन्होंने उस खौफनाक एग्जॉर्सिज्म को असल में अंजाम दिया था। हर डरावनी कहानी की शुरुआत अक्सर किसी बहुत ही मामूली सी चीज से होती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक तोहफे से जो रोलैंड को उसकी आंटी ने दिया था। एक ऐसा तोहफा जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। वो तोहफा था एक वीजा बोर्ड, वही बोर्ड जिसे कहते हैं कि आत्माओं से बात की जा सकती है। रोलैंड और उसकी आंटी दोनों ने मजाक मजाक में घंटों उस बोर्ड पर आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। शुरू में तो कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। लेकिन शायद अनजाने में उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद करना किसी के बस में नहीं था। और फिर जो सिर्फ एक खेल था, वो एक भयानक हकीकत बनने लगा। घर के अंदर अजीब और डरावनी चीजें होने लगी, और ये घटनाएं वक्त के साथ तेजी से बढ़ने लगी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बिगड़ा। 15 जनवरी को घर में रात को पानी टपकने की अजीब आवाजें आने लगी, जबकि कहीं कोई नल लीक नहीं हो रहा था। ठीक 11 दिन बाद 26 जनवरी को जिस आंटी ने वीजा बोर्ड दिया था, उनकी अचानक और रहस्यमयी मौत हो गई। उनकी मौत के बस कुछ ही दिन बाद रोलैंड का बिस्तर अपने आप जोर जोर से हिलने लगा, और 1 महीने के अंदर अंदर 26 फरवरी तक रोलैंड के शरीर पर खुद ब खुद खरोच के निशान बनने लगे। जब घर वालों के हाथ से सारे हालात निकल गए, मतलब डॉक्टर्स कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, तब उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर कैथोलिक चर्च का दरवाजा खटखटाया। और पादरियों ने जब सब कुछ देखा तो वो समझ गए कि अब एक ही रास्ता बचा है, एग्जॉर्सिज्म। एग्जॉर्सिज्म के दौरान जो हुआ वो सच में किसी की भी कल्पना से परे था। रोलैंड की आवाज पूरी तरह बदल गई। वो ऐसी गहरी और डरावनी आवाजों में बोलने लगा जो किसी 13 साल के बच्चे की हो ही नहीं सकती थी। उसका बर्ताव एकदम हिंसक हो गया। वो पादरियों पर थूकता, उन पर पेशाब तक कर देता था। और फिर वो हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फादर पी वॉल्टर ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्होंने अपनी आंखों से रोलैंड को हवा में उठते देखा, मतलब लेविटेट करते हुए। बात इतनी बढ़ गई कि एक बार रोलैंड ने अपनी रस्सियां खोल ली और एक पादरी की नाक पर ऐसा मुक्का मारा कि उनकी नाक की हड्डी टूट गई। पादरियों को अब यह लगने लगा था कि हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ लड़के में नहीं, बल्कि उस घर में भी हो। इसलिए उन्होंने माहौल बदलने का फैसला किया। रोलैंड को एक कैथोलिक अस्पताल ले जाया गया ताकि इस लड़ाई को एक कंट्रोल वाली जगह पर लड़ा जा सके। और अस्पताल पहुंचते ही रोलैंड के अंदर मौजूद उस शैतानी ताकत ने एक तरह का अल्टीमेटम दिया, सिर्फ एक नंबर के जरिए, 10। रोलैंड ने एक कागज पर लिखा, मैं खुद एक शैतान हूं और ये बात मैं 10 दिन में साबित कर दूंगा। ये पढ़ते ही पादरी समझ गए कि उनके पास सिर्फ 10 दिन हैं। अब ये अच्छाई और बुराई के बीच एक सीधी टक्कर थी। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। पादरियों ने अपनी सारी ताकत लगा के एक फाइनल, सबसे इंटेंस अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने शैतान से लड़ने के लिए एक पवित्र आत्मा को बुलाया। अब रोलैंड के शरीर के अंदर ही अच्छाई और बुराई के बीच एक जंग शुरू हो चुकी थी। और फिर उस रात जब तनाव अपने चरम पर था, अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज ने पूरे अस्पताल को हिला दिया। सारी लाइटें बंद हो गईं, हर तरफ अंधेरा छा गया।
जब कुछ देर बाद बत्तियां वापस आईं तो सबने देखा कि रोलैंड बिस्तर पर एकदम शांत लेटा हुआ था। उसने पादरियों की तरफ देखा और बस इतना कहा, वो चला गया है। उस खौफनाक रात के बाद रोलैंड की जिंदगी में क्या हुआ? इस कहानी का असली अंत कैसा था? चलिए देखते हैं। 19 अप्रैल 1949 को रोलैंड को पूरी तरह से ठीक मान लिया गया। इसके बाद उसने एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी। वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए और उसने एक खुशहाल जिंदगी बिताई गुमनामी में। तो चलिए अब घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। अगर असली कहानी एक लड़के की थी तो आखिर फिल्म में उसे एक लड़की क्यों दिखाया गया? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन बहुत जरूरी भी। ऐसा किया गया उसकी पहचान को हमेशा के लिए एक राज बनाए रखने के लिए। लेखक और पादरी दोनों ही ये चाहते थे कि रोलैंड अपने भयानक अतीत को पीछे छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, दुनिया की नजरों से दूर। और इस वादे को कितनी शिद्दत से निभाया गया, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि फादर विलियम वार्डन ने 86 साल की उम्र में अपनी मौत तक रोलैंड के बारे में एक भी बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक उस लड़के की पहचान की रक्षा की। तो ये थी डी एग्जॉर्सिस्ट के पीछे की असली और चौंकाने वाली कहानी। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जो कुछ भी रोलैंड के साथ हुआ, क्या वो वाकई में एक शैतानी कब्जा था या फिर कोई बहुत गंभीर मानसिक बीमारी जिसे उस जमाने का विज्ञान बस समझ नहीं पाया? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और शायद यही बात इस कहानी को आज भी इतनी डरावनी बनाती है।